Okay, thank you. Okay, today we will discuss the Spearman rank correlation method. आज जो हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। ये स्पीयरमैन साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये जो कोरिलेशन फाइंड आउट करने का तरीका एक्सप्लेन किया, ये रैंक के बेस पे एक्सप्लेन किया। इसीलिए इस मेथड को जो हम लोग कहते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड कहते हैं। आपके दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, उनके बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, तो वेरिएबल एक्स की रैंक असाइन करेंगे, वेरिएबल वाई की रैंक असाइन करेंगे, उसके बाद हम कोरिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। आपका फॉर्मूला क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसका जो फॉर्मूला है उसको कैप आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n डी का स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। Here di is equals to d क्या है? di डिफरेंस बिटवीन टू रैंक्स, डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स। अभी एक्सप्लेन करूंगा, जरा एक बार फॉर्मूले को देख लीजिए। बिटवीन द रैंक्स, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपको डाटा दिया हुआ होगा x, ये कोई स्टूडेंट है, उसके टेस्ट के मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये x, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट y, ये x कोई स्टूडेंट्स है, उसके मार्क्स दिए हुए हैं, y कोई दूसरा स्टूडेंट्स है, उसके मार्क्स दिए हुए हैं। जैसे इसके मार्क्स हैं, आप इसको किस तरीके से मार्क्स x, ये 10, 8, 6, 2, 5, कोई 5 स्टूडेंट्स है, ये उनके मार्क्स दिए हुए हैं किसी एक सेक्शन में, उसको मैंने xi से डिनोट किया। ये कोई दूसरा सेक्शन है और ये उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं,
7 8 9 2 4। तो अब हम इसको मार्क्स एक्स आई, ये एक वेरिएबल है, अदर वेरिएबल वाई आई, इनका जो हमें रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आर कैलकुलेट करना है, वो रैंक मेथड की हेल्प से कैलकुलेट करना है। तो हम जो हमारा वेरिएबल है एक्स आई, पहले उसको रैंक असाइन करेंगे, रैंक असाइन, इसको तो R1 से डिनोट करेंगे, R1। जो दूसरा वेरिएबल है y, उसकी जो रैंक डिसाइड करेंगे वो R2 से करेंगे, R2। अब रैंक कैसे डिसाइड करते हो आप? रैंक कैसे डिसाइड करते हैं? ये एक्स आई, ये मार्क्स है आपके 10 8 6 2 5। तो जिसके हाईएस्ट, जिस ये 5 स्टूडेंट हैं, 1 ये 5, ये आपकी 5 ऑब्जर्वेशंस है, एक्स आई में भी और वाई आई में भी 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा सेम होगी। तो एक्स आई की हमें रैंक असाइन करनी है। तो रैंक कैसे असाइन करेंगे? जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू होगी उसको फर्स्ट रैंक देंगे। जैसे 10 है, 10 को हम फर्स्ट रैंक देंगे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू को फर्स्ट रैंक 1। फिर 8 है, उसको सेकंड रैंक देंगे। फिर 6 है, उसको थर्ड रैंक देंगे। फिर 5 है, उसको 4 रैंक देंगे। और फिर 2 है, उसको 5 रैंक देंगे। तो जो हमारे मार्क्स थे या जो ऑब्जर्वेशन वैल्यूज थी 10 8 6 2 5, इन ऑब्जर्वेशन वैल्यूज को हमने यहाँ पे रैंक असाइन की। जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू होगी उसको फर्स्ट रैंक, फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन वैल्यू को सेकंड, चेक करेंगे सेकंड कहाँ पे है, उसको सेकंड रैंक, फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू उसको थर्ड रैंक एंड सो ऑन। इसी तरीके से वाई आई जो है हमारी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज, जहां पे मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन वैल्यू होगी उसको रैंक 1 असाइन करेंगे। कहां पे है? 9 है, तो 9 की रैंक 1 हो जाएगी। फिर क्या है? 8 है, 8 की रैंक 2 हो जाएगी। फिर क्या है? 7 है, 7 की रैंक 3 हो जाएगी। फिर क्या है? 4 है, 4 की रैंक 4 ही हो जाएगी। और फिर 2 है, 2 की रैंक 5 हो जाएगी। तो जो हमारी एक्स आई और जो वाई आई, उनको मार्क्स कह लीजिए, वेट्स, या आप ऑब्जर्वेशन वैल्यूज है, एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा आपका वेरिएबल वाई है, उनकी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज गिवन है। तो उनको सबसे पहले हम रैंक असाइन करेंगे। और रैंक कैसे असाइन करते हैं? जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन वैल्यू होगी उसको फर्स्ट रैंक, उसके बाद वाली को सेकंड एंड सो ऑन। इसी तरीके से एक्स के लिए और वाई के लिए हमने रैंक असाइन की। अब डिफरेंस बिटवीन द रैंक, डी आई कैलकुलेट करेंगे। डी आई, डी आई ये क्या होगा आपका? R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। अब रैंक का डिफरेंस इज 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 तो -2 आ जाएगा। 2 -2 ये 0 आ जाएगा। 3 -1 ये 2 आ जाएगा। 5 -5 ये 0। और ये 4 -4 ये भी 0। नेक्स्ट कॉलम, डी आई का स्क्वायर, आपने डी आई का स्क्वायर फाइंड आउट किया। जो आपका रैंक डिफरेंसेस है उनके स्क्वायर, 4 0 4 0 0, इसका समेसन, समेसन डी आई स्क्वायर, ये आपका 8 आ जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। इसको रो से डिनोट करते हैं, रो। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को किससे डिनोट करते हैं? रो से। रो इज इक्वल्स टू
1 माइनस 6 summation I is equals to 1 to n di square upon n into n square minus 1. वैल्यू पुट कर दीजिए. दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी आई स्क्वायर 8 अपॉन एन की वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 1. जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस ये 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 25 माइनस 1 24. ये आपका 8 3 जा 24 3 2 जा 6 1 माइनस 2 अपॉन 5. ये क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 2 3 अपॉन 5. ये आंसर आ जाएगा. आपको दो वेरिएबल्स एक्स आई और वाई आई की वैल्यूज दी हुई है, ऑब्जर्वेशन वैल्यूज. ये ऑब्जर्वेशन वैल्यूज दी हुई है. अब ये ऑब्जर्वेशन वैल्यूज दी हुई है तो सबसे पहले हम इनकी रैंक डिसाइड करेंगे. एक्स आई की रैंक को R1 कहेंगे. रैंक डिसाइड कैसे करते हैं? जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन वैल्यू होगी उसको फर्स्ट रैंक, उसके बाद वाली ऑब्जर्वेशन वैल्यू होगी उसको सेकंड रैंक, एंड सो ऑन. इसी तरीके से वेरिएबल्स y की जो वैल्यू ऑब्जर्वेशन वैल्यूज है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन वैल्यू जो होगी उसको रैंक फर्स्ट, उसके बाद वाली को रैंक सेकंड, एंड सो ऑन. तो R1 R2 आपको रैंक्स फाइंड आउट हो जाएगी. आफ्टर दैट यू विल गेट द डिफरेंसेस ऑफ रैंक DI, एंड नेक्स्ट कॉलम में DI का स्क्वायर, उसका समेशन ले दीजिए, समेशन DI स्क्वायर, और फॉर्मूले में पुट कर दीजिए. रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में ही आएगी. हाँ जी, कई बार क्या है, एग्जामिनर जो है क्वेश्चन के अंदर ही रैंक डिफाइन कर देता है कि ये आपका वेरिएबल xi है, उसकी रैंक्स दी हुई होती है. हमें डायरेक्टली R1 और R2 दिया होता है, तो उसका R1 और R2 दिया हुआ है, डिफरेंसेस लेके DI कैलकुलेट करेंगे, उनका स्क्वायर कर देंगे. हाँ जी, ये क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर. अदर स्टूडेंट्स, दीक्षा, रितांशु, क्लियर हो गया सर. क्लियर है ना? तो यस हमें सर. हाँ, जो हमारे वेरिएबल्स है एक्स आई और वाई आई, उनकी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज दी हुई है, तो उनकी रैंक डिसाइड करनी है हमें. रैंक कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं तो फर्स्ट रैंक किसकी होगी? जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, तो उसी तरीके से उसकी रैंक 1 होगी. फिर नेक्स्ट वाले के जिसके उससे कम होंगे उसकी सेकंड रैंक, फिर नेक्स्ट वाले के थर्ड रैंक. इस तरीके से रैंक डिसाइड करते हैं. वही रैंक मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया. हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू फर्स्ट रैंक, उसके बाद वाली ऑब्जर्वेशन वैल्यू सेकंड रैंक, एंड सो ऑन. क्लियर? कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे हमें डायरेक्टली रैंक दी हुई है, तो हमें डिफरेंसेस लेके डिफरेंसेस का स्क्वायर करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा अब. जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया उनमें किसी का कोई डाउट है, पूछ सकते हो. ये सभी को क्लियर है? ये डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस बिटवीन द रैंक्स. हाँ जी, क्लियर है? चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा. इन ए फैंसी ड्रेस कंपटीशन, in a fancy dress competition, the two judges recorded the following ranks. The two judges
recording the following ranks of 8 participants जज एक्स, जो पहले वाला जज है, दो जज है आपके, एक एक्स और दूसरे वाला जज है उसको वाई। ये 8 पार्टिसिपेंट है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यूज 8 है। और कंपटीशन के अंदर जो आपके जज है एक्स और वाई, उन्होंने इन 8 पार्टिसिपेंट्स को रैंक दी हुई है। अब जज एक्स ने जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट है, जज एक्स ने फर्स्ट वाले पार्टिसिपेंट को रैंक, जो रैंक असाइन की 8 असाइन की। सेकंड वाले जज ने जो उस सेम पार्टिसिपेंट को रैंक असाइन की वो 7 की। फिर नेक्स्ट वाले पार्टिसिपेंट को जज एक्स ने जो रैंक असाइन की वो 7 की, और वाई वाले जज वाई ने जो रैंक असाइन की 5। थर्ड पार्टिसिपेंट को जज एक्स ने जो रैंक असाइन की वो 6, और वाई जज ने जो रैंक असाइन की वो 4। फोर्थ पार्टिसिपेंट को जज एक्स ने जो रैंक असाइन की 3, और जज वाई ने जो रैंक असाइन की 1। अब नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है 5th नंबर पे, जज एक्स ने उसे जो रैंक दी 2, और जज वाई ने जो उसको रैंक दी 3। जो 6th नंबर पे पार्टिसिपेंट आया, जज एक्स ने उसे रैंक 1 दी, और जज वाई ने उसको रैंक 2 दी। 7th नंबर पे जो पार्टिसिपेंट आया, जज एक्स ने उसे 5 रैंक दी, और जज वाई ने उसे 6। और 8th नंबर पे जो पार्टिसिपेंट आया, जज एक्स ने उसे 4 रैंक दी, और जज वाई ने उसे 8th रैंक दी। तो ये आपके जजिज है एक्स एंड वाई, उन्होंने कंपटीशन के अंदर जो 8 पार्टिसिपेंट्स थे उनको ये रैंक दी हुई है। क्वेश्चन में मेंशन है इस बार कि रैंक हमें ऑलरेडी दी हुई है, यानी कि ये क्या है आपका, जज एक्स ने ये जो असाइन की हुई है ये आपका R1 है, रैंक है, ये गिवन रैंक्स है, तो रैंक ये तो R1 है गिवन आपको। और जज वाई ने जो रैंक असाइन की उनको R2 मान लीजिए, R2। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में मेंशन है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रैंक, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो इस बार आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन, डायरेक्टली रैंक दी हुई है, तो सॉल्यूशन R1, जज एक्स ने जो रैंक दी हुई है उनको नोट डाउन कर लीजिए, उनको R1। जज वाई ने जो रैंक दी हुई है उनको R2। जज एक्स ने जो रैंक दी उनको R1 मान लीजिए, जज वाई ने जो रैंक्स दी हुई है उनको R2 से डिफाइन कर दीजिए, R2। तो अब आपकी वैल्यूज क्या होगी R1 की, 8 7 6 3, 8 7 6 3, 8 7 6 3, 2 1 5 4, 2 1 5 4। अब जज वाई ने जो रैंक्स दी हुई है, करस्पॉन्डिंग रैंक्स 7 5 4,
754 13268 13268। अब आपको केवल इनके फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है। रैंक कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, उसको रो से डिनोट करते हैं 1 - 6 समेशन DI² अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इंटू n²-1। अब हमें DI² डिफरेंसेस ले लीजिए। DI इज इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा R1 - R2, R1 - R2। 8 - 7 1, 7 - 5 ये 2, 6 - 4 2, 3 - 1 2, 2 - 3 -1, 1 - 2 -1, 5 - 6 -1, 4 - 8 -4। अब DI² का स्क्वायर, डिफरेंसेस रैंक डिफरेंसेस है उनके स्क्वायर कर दीजिए। 1 4 4 4 1 1 1 एंड 16, इनका समेशन ले दीजिए। समेशन ऑफ DI², तो समेशन ऑफ DI² क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ DI² ऐड कर दीजिए। 16 17 18 19 19 और 4 4 4 और +1 13, 19 + 13 32। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 - 6 इंटू 32 अपॉन n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 8 पार्टिसिपेंट थे, 8 इंटू 8² -1। ये कैलकुलेटर से सोल्व कर दीजिए। 1 - 6 इंटू 32 और ये आ जाएगा आपका 8 इंटू 63, 8 4 जा, इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर कैलकुलेट करिए। तो 1 - 24 अपॉन 63, जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम्स 0.6162। कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ जी, तो इस बार हमें डायरेक्टली रैंक दी हुई है, क्वेश्चन में मेंशन है। जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि हमें ऑब्जर्वेशन वैल्यूज दी हुई है और फिर उनकी रैंक डिसाइड करनी है, या ऑलरेडी रैंक्स दी हुई है। तो ऑलरेडी रैंक्स दी हुई है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये आपके जो जज एक्स था उसने रैंक दी हुई थी, जज एक्स, उसकी रैंक को R1, और ये सेकंड कोई जज था जज वाई, उसने पार्टिसिपेंट को रैंक दी हुई थी R2। तो R1 और R2 डायरेक्टली दिए हुए थे, तो डिफरेंसेस लिया, डिफरेंसेस का स्क्वायर, उनका समेशन फॉर्मूले में पुट। जो आपका ये कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन है, इसकी वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में आएगी। अब इसका मीनिंग क्या है? 0.62, इसका मीनिंग है कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन तो नहीं है क्योंकि +1 नहीं है, लेकिन 0.62 पॉजिटिव कोरिलेशन है। दोनों ने लगभग लगभग जो रैंक दी हुई है उनमें कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। और पॉजिटिव भी कैसा? 0.5 से ज्यादा वैल्यू है तो इसको मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द जजमेंट्स, दोनों का जजमेंट्स लगभग लगभग एक सा ही है। ठीक है, दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। और पॉजिटिव कोरिलेशन भी कैसा? आपकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा है तो मॉडरेट कह सकते हैं इसको, 0.5 के थोड़ा सा आसपास, तो मॉडरेट। ओके, हाँ जी, क्लियर? या किसी को कोई डाउट?
हेलो, क्लियर है सर। क्लियर है? और कोई, किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलिए, तो यदि आपको रैंक दी हुई है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रैंक गिवन नहीं है तो जो आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज है वेरिएबल एक्स की और वेरिएबल वाई की, तो उनको रैंक असाइन करनी होगी आपको। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए जरा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन लिखिए जरा। यदि रैंक दी हुई है तो फिर तो केवल आपको डिफरेंसेस कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट द फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन find out the coefficient of correlation between x and y by the method of rank differences, by the method of rank differences। ये x है आपका, वेरिएबल x की वैल्यूज, ये वेरिएबल y की वैल्यूज। x की वैल्यूज 15 17 14, 15 17 14, 13 11 12, 13 11 12, 16 18 10 9, 16 18 10 एंड 9। ये वेरिएबल y की वैल्यूज 8 12 4, 8 12 4, 6 7 9, 6 7 9, 3 10 2 5, 3 10 2 5। ये हमें x और y के लिए डाटा दिया हुआ है, वेरिएबल x का डाटा दिया हुआ है, वेरिएबल y का डाटा दिया हुआ है, और जो हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है रैंक डिफरेंसेस को यूज करके, तब कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? तो इट मींस क्या कैलकुलेट करना है? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब उसके लिए सॉल्यूशन x, x की वैल्यूज xi, y वेरिएबल y की वैल्यूज yi, x की वैल्यूज क्या है आपकी 15 17 14 13, 15 17 14 13, 12 16 18, 12 16 18, 10 and 9, 10 and 9, 10 and 9। y की वैल्यूज 18 12 4 6, 18 12 4 6, 7 9 3, 7 9 3, 10 2 5। कहाँ पे गलत हुआ? 18 12 4 6 7 9 3, 10 2 15 18, 17 12, 14 4, 13 6,
सर 13 बाद 11 आएगा। 11 आएगा यहाँ पे, और 11 के साथ होगा 11 के साथ 7, 12 के साथ 9 और 16 के साथ 3 और 18 के साथ 10 और 10 के साथ 2 और 9 के साथ 5। ये आपको XI और YI दिया हुआ है, तो आपको इनकी रैंक डिसाइड करनी होगी। रैंक डिसाइड करने का तरीका क्या है? X की जो रैंक होगी उसको R1 कहेंगे, R1। Y की जो रैंक होगी उसको R2 से डिनोट करेंगे, R2। फिर दोनों का डिफरेंसेज लेंगे, DI, differences between the ranks R1 minus R2, and next differences का स्क्वायर, DI स्क्वायर। अब रैंक डिसाइड करिए जरा वेरिएबल एक्स की। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू कहाँ पे है? 18, उस पर टिक कर दीजिए 18, उसकी रैंक 1। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू कहाँ पे है? 17, उसकी रैंक 2 डिसाइड कर दीजिए। 17 के बाद 16 है क्या कहीं? नहीं जी। फिर है 15, 15 की रैंक 3। सर 16 है। 16 है तो 16 की 3 और 15 की 4, ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद 14 है, 14 की रैंक 5, 13 भी है, 13 की रैंक 6, 12, 12 की रैंक 7, 11, 11 की रैंक 8, 10, 10 की रैंक 9 और 9, 9 की रैंक 10। तो आपको ये जो ऑब्जर्वेशन वैल्यूज दी हुई थी आपने इनकी रैंक पुट कर दी 1 2 3। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू रैंक 1, उससे नेक्स्ट वाले की रैंक 2 एंड सो ऑन। अब वेरिएबल y की रैंक असाइन करिए। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू स्टार्टिंग में ही है 18, 18 रैंक 1। 18 के बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है जी? ये 9 है। 18 के बाद नेक्स्ट 12 है सर, 12 है। कहाँ पे? जस्ट सेकंड नंबर इसी के पे। बाद इसको रैंक 2 असाइन कर दीजिए। 12 के बाद 10 है तो 10 को 3, 10 के बाद 9, 9 को 4, 9 के बाद 7, 7 को 5, 7 के बाद 6, 6 की रैंक 6 ही हो जाएगी। 6 के बाद 5, 5 की रैंक 7, 5 के बाद 4, 4 की रैंक 8। अब आपका 3 और 2, 3 की रैंक 9 और 2 की रैंक 10। ये आपने रैंक असाइन की। अब रैंक का डिफरेंसेस 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 8 माइनस के 3, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 5 अगेन 3, 7 माइनस 4 अगेन 3, 3 माइनस 9 माइनस के 6, 1 माइनस 3 माइनस के 2, 9 माइनस 10 माइनस के 1, 10 माइनस 7 प्लस के 3। इनके स्क्वायर कर दीजिए। 9 0 9 0 9 9 36 4 1 9। Add all these
यहाँ से आपका समेसन डी आई स्क्वायर आ जाएगा, समेसन डी आई स्क्वायर। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम्स 86। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 माइनस 6 समेसन डी आई स्क्वायर अपॉन, ये बुक्स में कैपिटल एन लिखा होगा, आप इसको स्मॉल एन लिखना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 इंटू 86 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1। इसको सोल्व कर दीजिए, 1 माइनस 6 इंटू 86 अपॉन 100, सॉरी 10 इंटू 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 199, सोल्व कर दीजिए, इट विल बिकम्स, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 0.48, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए, यदि डायरेक्टली रैंक दी हुई है फिर तो आपको R1 R2 दिया हुआ है, DI कैलकुलेट करेंगे, DI स्क्वायर फॉर्मूले में पुट करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। यदि रैंक नहीं दी हुई है, ऑब्जर्वेशन वैल्यूज गिवन है, X और Y की वैल्यूज गिवन है, तो R1 R2 इट मींस रैंक आपको असाइन करनी होगी और उसके बाद DI कैलकुलेट करना होगा, फिर DI स्क्वायर और फिर फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट और फिर आपका रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। और यदि इसको ये भी कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय यूजिंग द रैंक डिफरेंसेस मेथड, इसका मीनिंग रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ही है। हाँ जी, मुझे ये बताइए ये क्लियर है या नहीं है? आसान है, क्लियर है सर। इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है कि ऐसा कोई स्टेप जो आपको समझ में न आया हो। अब नहीं जरा सर, क्लियर है। क्लियर है। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस तरीके के क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज होता है और वो एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में कैसे आएगा? हाँ जी, क्या चेंज कर सकते हैं हम इसमें कि जो हमारी, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो ऑब्जर्वेशन वैल्यूज है 15, 17, 14, 13, 11, 12, 16, 18, 10, ऐसे ही y की वेरिएबल y की वैल्यूज है 18, 12, 4, 6, 7, 9, 3, 10, 2। तो आपने चेक किया होगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आप ये कह सकते हो सर ये तो जो वेरिएबल x की वैल्यूज है 15, 17, 14, 13, 11, 12, 16, 18, 10, ऐसे ही y में हमारी जो ऑब्जर्वेशन वैल्यूज है हमारी कोई रिपीट नहीं है। जैसे हम x की बात करें, x की जो ऑब्जर्वेशन वैल्यूज है वो रिपीट नहीं है, तो आपने इनको रैंक असाइन कर दी। अगर ये रिपीट है तो फिर रैंक कैसे असाइन करोगे आप इसको ऐसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये यहीं पे ही इसी को कंसीडर करते हैं बिलो साइड में, ध्यान से देखना, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस के चांसेस 10% होते हैं और जो एग्जाम में आता है उसके चांसेस ये है। ये एक स्टूडेंट है एक्स, ये उसके मार्क टेस्ट के मार्क्स दिए हुए हैं, एक टेस्ट में इसके मार्क्स आए 10, फिर 8, फिर 6 और फिर 4। ये कोई स्टूडेंट है एक्स, इसने 5 टेस्ट दिए, 5 या ऐसे कह लीजिए ये मैथ्स के मार्क्स है, ये मैथ्स सब्जेक्ट के मार्क्स है, मैथ्स मार्क्स, उसको हमने, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा इसकी हेल्प से, ये मैथ्स के मार्क्स है उसको एक्स से डिनोट किया हुआ है। ये 5 स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है, ये 5 स्टूडेंट्स हैं और ये उनके यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स दिए हुए हैं, उसको मैंने एक्स से डिनोट किया हुआ है।
अब मुझे इनकी रैंक डिसाइड करनी है। इनकी रैंक कैसे डिसाइड करेंगे? अब रैंक कैसे डिसाइड करेंगे? इनकी रैंक, ये स्टूडेंट्स है आपके ए बी सी डी ई, ये क्या है? स्टूडेंट्स। ये 5 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट। अब जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स सबसे ज्यादा है उसको हमने रैंक 1 असाइन कर दी। ध्यान से देखना, केवल एक यही पॉइंट है, उसकी आपने रैंक असाइन कर दी कि स्टूडेंट ए है और उसके मार्क्स हाईएस्ट है, उसको तो आपने रैंक 1 असाइन कर दी। अब जो स्टूडेंट बी है और सी है, दोनों के सेम मार्क्स है 8 8। अब रैंक 2 किसको दे? बी को या सी को? यदि हमने रैंक 2 बी को दी तो ये सी के लिए गलत हो जाएगा। सी, उस स्टूडेंट सी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर मेरे भी सेम मार्क्स है, मुझे भी रैंक सेकंड दीजिए। अगर हमने रैंक 2 सी को दी तो फिर स्टूडेंट बी ऑब्जेक्शन उठाएगा कि सर मेरे भी सेम मार्क्स हैं, इन दो स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम हैं, तो हम सेकंड रैंक किसको दे? तो सेकंड रैंक न स्टूडेंट बी को दे सकते और न ही स्टूडेंट सी को असाइन कर सकते। तो फिर हम उस केस में कैसे करेंगे? हम उस केस में हमने किया कि ये इसको रैंक 1 तो ऑलरेडी असाइन हो चुकी, बी और सी को, इनकी जो रैंक बनती है बी और सी की 2 और 3 रैंक बनती है। अब जिसको 2 देंगे उसके लिए तो ठीक है, जिसको 3 देंगे वो ऑब्जेक्शन करेगा। तो उस केस में हम रैंक कैसे असाइन करेंगे इन दो स्टूडेंट्स को जिनके मार्क्स सेम है? इनकी रैंक लेंगे, इनकी रैंक 2 और 3 है, तो इन दोनों रैंक का एवरेज लेंगे, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 5/2 आ जाएगा। तो बी को भी रैंक 2.5 देंगे और सी को भी रैंक 2.5 देंगे। अब जो डी आएगा, स्टूडेंट डी, उसके 6 मार्क्स है, उसको रैंक हम जो असाइन करेंगे 2 और 3 के लिए तो आपकी 2.5 आ चुकी, रैंक 2 और 3 स्टूडेंट्स के लिए तो रैंक हमारी, दोनों के सेम मार्क्स थे, तो दोनों की रैंक का एवरेज असाइन करेंगे। अब 6 को कौन सी रैंक असाइन करेंगे? 6 को रैंक असाइन करेंगे 4 और 4 को असाइन करेंगे रैंक 5। तो जहां पे स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम थे, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम थे, उनको हम, जो हमारी रैंक्स चलेगी, रैंक्स के नंबर होंगे, उनका एवरेज असाइन करेंगे। उससे नेक्स्ट वाले को जो उसकी एक्चुअल रैंक होगी वो असाइन कर देंगे। ये क्लियर है? हाँ जी। यस सर। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके का आएगा, आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज रिपीट होगी। तो जब ऑब्जर्वेशन वैल्यू रिपीट होगी तो उसकी रैंक हम कैसे डिसाइड करेंगे? वो रैंक का एवरेज लेकर के उनको रैंक डिसाइड करेंगे। क्लियर? अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो मैथ्स के मार्क्स थे, ये फिजिक्स के मार्क्स हैं। फिजिक्स के मार्क्स, फिजिक्स मार्क्स, उसको मैंने y से डिनोट किया। इन्हीं 5 स्टूडेंट्स के फिजिक्स के में मार्क्स है 10 8 8 8 और 6। अब इनकी रैंक कैसे डिसाइड करेंगे? रैंक जहां पे हाईएस्ट मार्क्स है उसकी तो 1, 10 मार्क्स थे मैक्सिमम, इसकी तो 1, 10 केवल 1 टाइम्स है तो रैंक 1। अब 8 8 8, 3 स्टूडेंट्स बी सी डी, इनके सेम मार्क्स है, तो अब सेकंड रैंक बी को नहीं दे सकते, सी को नहीं दे सकते, डी को नहीं दे सकते। तो कैसे रैंक असाइन करेंगे? इनकी रैंक क्या हो जाएगी? 2 3 और 4। अब 2 किसे देंगे?
ना बी को, ना सी को, ना डी को। क्यों? बी को दी तो सी और डी ऑब्जेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से हम जिसको 2 रैंक देंगे उसके लिए तो अच्छा है, अदर 2 स्टूडेंट्स के लिए उनको ऑब्जेक्शन होगा। तो हम इन रैंक्स का एवरेज फाइंड आउट करके तीनों को वो असाइन करेंगे। तो 2 + 3 + 4, 2 प्लस रैंक 2 है प्लस 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ जाएगा? 10/3, सॉरी 9/3। 2 + 3 5 + 4 9/3। तो रैंक तीनों को क्या डिसाइड करेंगे? 3 3 3। और 6 वाले को, यहां तक तो हमारी 1 2 3 4 रैंक असाइन हो चुकी, और इसको 6 वाले को रैंक 5। तो इस तरीके से आपकी रैंक्स फाइंड आउट हो जाएगी। हाँ जी, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके का आएगा, और उसके लिए फॉर्मूला हमारा चेंज होगा। जो फॉर्मूला है ये, इसमें हल्का सा चेंज आएगा। कब? जब आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज की रैंक सेम होगी। यानी कि ऑब्जर्वेशन रैंक सेम कब होगी? ये रैंक सेम कब आई हमारी? 2.5 2.5, जब आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू रिपीट थी। ये रैंक 3 3 3 कब आई? जब ऑब्जर्वेशन वैल्यू रिपीट थी। तो उस केस में ये हल्का सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, प्रोसीजर सेम रहेगा, क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो ये आएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। कल मैं डाउट्स लूंगा, और एक हल्का सा टॉपिक कि जो हमारे वेरिएबल्स एक्स और वाई है उनके बीच में डायग्राम की हेल्प से रिलेशन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता, कल केवल वो कराऊंगा सैटरडे को। हाँ जी, ये क्लास लेट जो ज्वाइन करते हैं, क्या मुझे ऐसा मालूम नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स क्लास लेट ज्वाइन करते हैं? देखिए, ऐसे क्लास के बीच में आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो उससे समझ में नहीं आएगा, टू बी फ्रैंक। और मैथ्स तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? अगर सपोज आपको मल्टीप्लिकेशन सीखनी है और फर्स्ट 5 या 10 मिनट्स में आपको मैंने एडिशन सिखाया, और उस टाइम पे आपने क्लास नहीं ज्वाइन की, एडिशन जब आपको सीखना है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख पाएंगे आप। तो जो बेसिक है, जिसको मैं फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स में कवर करता हूं, वो बेसिक आपको यदि नहीं मालूम है तो फिर आगे आप क्वेश्चंस को समझ नहीं पाएंगे। और मैं ये स्टेप्स, ये चीजें कई कई बार रिपीट कर चुका हूं। डेट कितनी है आज?